हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं न्यूटन की गति के नियमों के बारे में। तो आपको पता है कि न्यूटन को जो है भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और उन्होंने सबसे पहले न्यूटन ने जो है गति के नियम दिए थे, और इन नियमों को के आधार पर ही न्यूटन को जो है भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता था। उन्होंने भौतिक के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं। तो न्यूटन, अब हम न्यूटन जो है गति के नियम के बारे में, तो भौतिक के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पहली पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम दिए थे। तो सबसे पहले न्यूटन ने जिस पुस्तक में आपको गति के नियम मिलते हैं वो है आपकी प्रिंसिपिया। तो इस बुक में आपको जो है गति के नियम वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये नियम 3 है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियमों की संख्या कितनी है। तो नियमों की संख्या 3 है। अब चलिए पहला नियम की बात कर लेते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, मतलब रेस्ट में ही रहेगी। और यदि वह गतिमान है या चल रही है किसी चाल से, तो वह चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह है बल ना लग जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु अपनी अवस्था चेंज करती है, अवस्था से मतलब होता है कि या तो गतिक अवस्था में है या फिर रुकी हुई है, तो दोनों ही केस में उसकी जो अवस्था है वो चेंज करने का श्रेय किसको जाता है? बल को। और जब तक तो वैसे तो वो समान अवस्था में अपनी स्थिति चेंज नहीं करती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, अंतरिक्ष में अगर कोई बॉल या कोई भी उपग्रह घूम रहा है तो वह लगातार घूमता रहेगा, वहाँ पे उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और अगर वह स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बना रहेगा। अब पृथ्वी पर सभी चीज़ें इसलिए रुक जाती है क्योंकि यहाँ पे घर्षण होता है। घर्षण यहाँ पे एक बल है जो क्या करता है, चीज़ों को रोक देता है। अदरवाइज सब जो चीज़ जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनी रहेगी। तो ये जो पहला नियम है ये बहुत आसान नियम है। अवस्था परिवर्तन के लिए बल को इसने जिम्मेदार माना है। अब देखिए, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था का विरोध इसलिए करती है क्योंकि वह जड़त्व के कारण। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वह गुण है वस्तु का जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले गैलीलियो ने ही जड़त्व के नियम दिया था। हर वस्तु अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करती है। आप जैसे अगर सामान्यतः 5 किलो का पत्थर भी उठाएंगे तो आपको उठाने में थोड़ा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि वह पत्थर अपनी जगह से उठना नहीं चाहता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपका जड़त्व के नियम के अंतर्गत आती हैं। तो ये जड़त्व के नियम को ही आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने इसको प्रथम नियम दिया था, और इसे गति का पहला पहला नियम कहा गया था। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि पहले नियम में क्या है। तो पहले नियम में आपको बल की परिभाषा मिल जाती है। आपको इसमें समझ आता है कि बल कुछ ऐसा कारक है जो कि क्या करता है, अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बल की परिभाषा क्या दी है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक है, बल एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। तो यहाँ पे एसआई मात्रक इसका न्यूटन है, और जबकि सीजीएस में इसका मात्रक डाइन है। ठीक, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है बार बार। अब जड़त्व के कुछ उदाहरण पहले नियम से रिलेटेड हैं, जो कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो देखिए, उसमें जो यात्री बैठा हुआ होता है वो, या अगर ट्रेन या बस रुक जाती है या चलने लगती है तो क्या होता है, वो उसका जो ऊपर का शरीर है वो स्थिर अवस्था में ही बना रहता है। उस वजह से वो वहीं पर रह जाता है। और जो नीचे का भाग है जिसके थ्रू वो बैठा होता है, कमर के नीचे का भाग, वो जो है ट्रेन के साथ आगे चल देता है, और पीछे का शरीर जो है पीछे रह जाता है और वो पीछे की सीट से टकरा जाता है। चलती हुई मोटरसाइकिल के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये भी उसी का उदाहरण। कंबल के को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने से धूल के जो कण है वो गिर जाते हैं, क्योंकि धूल के कण जो है वो गति में जाते हैं, और कंबल जो है गति में आ जाते हैं। धूल के कण अभी भी स्थिर अवस्था में होते हैं, इस वजह से वो वहाँ पे अपनी सेम पोजीशन पे रह जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि संवेग, क्योंकि सेकंड नियम के बारे में हम पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि संवेग क्या है। तो देखिए, संवेग के बारे में क्या जानते हैं हम। तो संवेग की बहुत सामान्य परिभाषा दी है। संवेग को रिप्रेजेंट किया जाता है पी के माध्यम से। तो पी इज इक्वल टू है आपका एम भी। यहाँ पे एम क्या है, तो यहाँ पे एम जो है आपका द्रव्यमान है। द्रव्यमान जो है किलोग्राम में नापा जाता है, और ये भी यहाँ पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो है आपकी मीटर पर सेकेंड होती है, हमें जैसा पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक मास तो जो है आपका स्केलर है, अदिश राशि है, जबकि वेग आपका एक सदिश राशि है। तो ओबियसली संवेग भी आपका एक सदिश राशि हो जाएगा। तो संवेग क्या है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब संवेग का संबंध न्यूटन के सेकंड नियम से है। सेकंड नियम क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अगर बल लगने वाला बल है एफ, और संवेग में परिवर्तन की बात कर लें तो डीपी अपॉन डी, जो मोमेंटम है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। यहाँ से अगर आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओगे तो कोई एक नियतांक आ जाएगा, यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा। तो ये आपका जो है, आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एफ इज इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इस प्रकार बल का जो व्यंजक है, बल के लिए जो डेरिवेटिव, वो मिल जाता है हमें कि एफ इज इक्वल टू एम एम यहाँ पे फिर से द्रव्यमान है, ए यहाँ पे त्वरण है। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं,
बल लगाते जाते हैं किसी चीज़ पे। आपने देखा होगा कि हम हथौड़ी से जब कील को दीवार में ठोकते हैं तो हमें वहाँ पे क्या होता है, हम कील पर जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा कील में मोमेंटम होगा और उतने आसानी से वो दीवार में आपकी चली जाएगी। तो इस प्रकार से आपने सबसे अच्छा उदाहरण इसका यही है कि कील ठोकते समय आपने देखा होगा कि हम कील से हथौड़े से जितनी ताकत से मारेंगे कील में उतना ज़्यादा मोमेंटम जनरेट होगा और वो उतनी आसानी से दीवार के अंदर चली जाएगी। एक और उदाहरण इसमें सबसे आसान देखने को मिलता है कि आपने देखा होगा क्रिकेट खिलाड़ियों को कि जब वो कैच करते हैं तो गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं। इसका कारण ये है कि वो चाहते हैं कि जो गेंद है उसका मोमेंटम कम किया जाए, क्योंकि अगर मोमेंटम कम होगा तो उनके हाथों पे जो लगने वाला फोर्स है वो भी कम होगा। इस वजह से उनके हाथों में लगेगी नहीं गेंद की। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। अब देख लेते हैं न्यूटन के थर्ड नियम के बारे में। तो न्यूटन का जो थर्ड नियम है वो बहुत आसान है। वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे आपको देखा होगा कि अब जब आप बॉल दीवार से मारते हैं तो बॉल दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। आप जितनी ताकत से बॉल को दीवार पे मारोगे दीवार उतनी ताकत से टकराकर आपके हाथों में आ जाएगी। अब इसके कुछ और उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर एक धक्का लग जाता है, कई बार पीछे की तरफ गिर जाते हैं लोग। नाव से किनारे पर कूदते समय नाव पीछे सरक जाती है। रॉकेट का उड़ने के लिए जब रॉकेट ऊपर उड़ता है तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़मीन पर लगाता है। जमीन पे प्रेशर लगाने से क्या होता है, उसे एक आगे की तरफ बल मिलता है जिससे वो आसानी से अपना उड़ सकता है। यहाँ पे संवेग संरक्षण की बात कर लें तो संवेग संरक्षण की कि देखिए किसी सिस्टम को जो अगर उस पर बल नहीं लग रहा हो, फोर्स अप्लाई फोर्स की वैल्यू अगर हम जीरो का मान लेते हैं तो उस सिस्टम का जो संवेग है वो संरक्षित हो जाएगा, अर्थात जो पी की वैल्यू है वो एक नियतांक के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि सिस्टम का जो संवेग है वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा, नियत बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। उदाहरण के लिए हम जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि दो पत्थरों को एक दूसरे से टकराते हैं तो एक पत्थर को हम जब दूसरे पत्थर में मारते हैं तो पहले पत्थर की जो ऊर्जा है या जो मोमेंटम है वो दूसरे पत्थर में चला जाता है, दूसरे पत्थर में शिफ्ट हो जाता है। इसमें अगर दोनों का संवेग हम निकाल कर कैलकुलेट करते हैं, जोड़ कर देखते हैं तो पूरा जो संवेग है वो 100% ही बना रहेगा। तो ये यहाँ पे है। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेग, इम्पल्स क्या होता है। तो आवेग की बात करें तो आवेग जो होता है जब किसी वस्तु पे बहुत अधिक बल, यहाँ पे देखिए नोट करने की वाली बात है कि बहुत अधिक बल बहुत कम टाइम के लिए, बहुत अधिक बल बहुत कम टाइम के लिए, कम टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपके इम्पल्स कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। तो देखिए बल इनटू टाइम, यहाँ पे समय अंतराल शॉर्ट, यहाँ पे इसको टाइम को बहुत कम समय के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर बल इनटू टाइम को आपको डेल टी से रिप्रेजेंट करना है, मतलब बहुत कम सूक्ष्म टाइम, मिनिमम टाइम, तो ये दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आपका आवेग आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फोर्स जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम आपका एक अदिश राशि है, तो दोनों का जो गुणा होगा वो एक सदिश राशि आएगा। इसका मतलब ये है कि आवेग एक आपका सदिश राशि हो जाएगा। देखिए इसके मात्रक की बात कर लें तो फोर्स का मात्रक न्यूटन है और टाइम का मात्रक सेकेंड है, तो इसका जो मात्रक आएगा न्यूटन इंटू सेकेंड आ जाएगा। तो अभी इसके लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में हम आगे की जो स्टडी है उसी में देखेंगे।